गुड मॉर्निंग आप सभी को। आवाज ठीक है? चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे? हिंदी व्याकरण देख रहे थे और समास को देख रहे थे। समास की ये 5वीं क्लास है। व्याकरण की क्लास छोटी रहती है, ठीक है, इसलिए कि आप लोग को बोरिंग ना लगे और चलते रहे। व्याकरण अगर पढ़ा दें कस के एक एक घंटा 1.5 घंटा का, कितना दिन क्लास चलेगा जी? 1 महीना में समाप्त हो जाएगा, है ना? तो 1 महीना में समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन आप लोग को याद कितना रहेगा? कितना पढ़ते हैं आप लोग? याद कितना % करते हैं? एक बार देख लिए सर, मेरे अलावा जब तक हम क्लास में हैं तब तक आप लोग पढ़ रहे हैं। मेरे जाने के बाद किताब कॉपी बंद हो जाता है। आप ये भी भूल जाते हैं क्लास गेट। देखिए यहाँ पे जो है ना, मेरी शक्ति चलती है। तो जब तक आप लोग मेरे क्लास में हैं तब तक आपको सब कुछ याद है। चारों वेद, 18 पुराण, गीता, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग सब याद है। क्लास ऑफ हुई और आप लोग गेट से बाहर जाएंगे, ठीक है, सब भूल जाएंगे। क्या पढ़े, क्या पढ़ाया गया, कुछ याद तो रहता नहीं है। इसीलिए व्याकरण की क्लास छोटी छोटी लेते हैं ताकि आप लोगों को कठिनाई ना हो। जैसे कि समास में एक क्लास हुई थी, हम लोग द्विगु को देख रहे थे, द्वंद्व को। तो द्वंद्व का तीनों भेद पढ़ा दिए तो क्लास लंबी हो गई, 1 घंटा की हो गई थी। तो वो इस तरह अगर कोई टॉपिक है तो क्लास लंबी होगी, नहीं तो एक छोटा छोटा करके देखिए, आसान भी रहेगा पढ़ने में भी, समझने में भी। क्योंकि उदाहरण लिखना अनिवार्य है, उदाहरण ही महत्वपूर्ण होते हैं, और समझने में भी। तो व्याकरण कुछ उतना नहीं है। वर्ण विचार खत्म हो गया, समास खत्म हो गया, संधि खत्म हो गया। समास में क्या है, 5वीं एक क्लास और होगी, बहुब्रीहि समास की खत्म हो जाएगी। इसलिए परेशान ना हो। तो हम लोग समास में क्या क्या देख लिए? अव्ययी भाव हो गया, अव्ययी भाव समास पढ़ लिए। तत्पुरुष समास पढ़ लिए, तत्पुरुष हो गया, अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया। उसके बाद द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया, बचा 5 और 6। 6 ही भेद था ना जी, 6। चलिए आज हम लोग कर्मधारय को पढ़ ही लेते हैं, और सबसे अंत में हम लोग पढ़ेंगे बहुब्रीहि को। तो आज हम लोग किसको पढ़ लेते हैं? कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास को आज हम फ्री करते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत डाउट रहता है कि सर कर्मधारय में और बहुब्रीहि में क्या दिक्कत है। देखिए, कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों दो चीजें हैं, कभी भी ये दोनों एक नहीं है। आप लोगों को क्यों डाउट होता है, डाउट को क्लियर करते हैं। तो हम लोग कर्मधारय समास को देख रहे हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की अगर बात करें तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष और उपमान उपमेय का संबंध होता है, और इसके समस्त पदों से कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता है। विशेषण विशेष और उपमान उपमेय के संबंध होने के बाद अगर अन्य अर्थ निकले तो बहुब्रीहि, ना निकले तो कर्मधारय। इसको लिख लीजिए। इसका एक और क्या नाम है? इसका एक और नाम, अच्छा प्रश्न है बाबू आप लोग का, इसका एक और नाम है समानाधिकरण तत्पुरुष। लिख लो, समानाधिकरण तत्पुरुष इसका नाम है। तुम लोग भी कभी कभी अच्छा प्रश्न पूछते हो बालक। समानाधिकरण तत्पुरुष भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये तत्पुरुष का ही एक भेद है। संधि संस्कृत में पढ़ेंगे तो ये तत्पुरुष का भेद है। चलिए इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। लिख लीजिए, वह समास, वह समास, वह समास जिसके पदों में वह समास जिसके पदों में विशेष विशेषण वह समास जिसके पदों में विशेष विशेषण अथवा उपमान उपमेय, अथवा उपमान उपमेय, उपमेय उपमान होता है ना, अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, का संबंध हो, तथा संपूर्ण सामाजिक पद तथा संपूर्ण सामासिक पद
संपूर्ण सामासिक पद का कोई अन्य अर्थ तथा संपूर्ण सामासिक पद का कोई अन्य अर्थ नहीं निकले, अन्य अर्थ नहीं निकले, वह कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, यह तत्पुरुष का ही एक भेद होता है, इसीलिए इसका नाम समानाधिकरण तत्पुरुष भी रखा गया है। चलिए, वह समास जिसके पदों में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो। ठीक है, विशेष और विशेषण, हम जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं और उसके गुण और अवगुणों को विशेषण बोलते हैं। और विशेष विशेषण को ही उपमान उपमेय भी कहा जाता है। तथा उपमाय उपमान का संबंध हो तथा, ठीक है, अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो तथा संपूर्ण सामासिक पद का कोई अन्य अर्थ ना निकले। ठीक है, कोई अन्य अर्थ नहीं निकले, वह कर्मधारय समास कहलाता है। उदाहरण से आप लोग इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इसके उदाहरण मोस्ट हैं और लगभग 50-60 उदाहरण इसके लिख लेते हैं हम लोग। जैसे नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 क्या लिखिएगा? नंबर 1 महात्मा लिखिए। नंबर 1 महात्मा। देखिए, महात्मा 2 पद है इसमें, एक महान और एक आत्मा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? महान, महान है जिसकी आत्मा। अब देखिए, आत्मा कैसी है? महान है। ठीक है, तो आत्मा क्या हो गई? यहाँ आत्मा हो गई विशेष्य। आत्मा क्या हो गई? विशेष्य। और क्या है ये? महान है, तो महान क्या हो गया? विशेषण हो गया। आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा कैसी है, तो महान है। तो जब हम जिसके बारे में बताते हैं, ठीक है, वो विशेष्य कहलाता है, और जिसके गुण अवगुण दोष को बताते हैं वो विशेषण कहलाता है। जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो आत्मा कैसी है? महान है। तो महान क्या हो गया? विशेषण, और आत्मा क्या हो गया? विशेष्य। चलिए इसके और भी थोड़ा सा उदाहरण से समझाते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखे, कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प। अब देखिए, कृष्ण मतलब काला, कृष्ण है जो सर्प। अब देखिए, सर्प कैसा है? तो कृष्ण, कृष्ण मतलब काला, सांप कैसा है? तो काला है। तो सांप क्या हो गया? सांप हो गया विशेष्य, और काला क्या हो गया? विशेषण। नंबर 3 काली मिर्च। मिर्च कैसी है? तो काली है। तो काली है जो मिर्च। मिर्च कैसी है? काली है। तो मिर्च क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और काली क्या, काला क्या हो गया? काली विशेषण हो गया। नंबर 4 लाल मिर्च भी हो जाएगा ना, लाल मिर्च। तो मिर्च कैसी है? लाल, लाल है जो, लाल है जो मिर्च। उदाहरण पूरा लिखना है, उदाहरण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए और लिखिए, अंधकूप। कूप बोलते हैं कुआं को। ठीक है, अर्थात अंध मतलब अंधेरा, अंध है जो कूप। आप समझ गए ना? अल्प बचत, बचत तो हुआ लेकिन कैसा हुआ? अल्प हुआ, अल्प बचत, अर्थात अल्प है जो बचत। बचत कैसा है? तो अल्प है। देखिए उदाहरण को, इसके बहुत सारे उदाहरण लिखाते हैं आज। आप लोग को आज कर्मधारय समास के डाउट को क्लियर कर देते हैं। हमेशा इसमें एक पद विशेषण विशेष और दूसरा पद विशेषण होता है,
और समस्त समासिक पद से कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता है। 6 हो गया। नंबर 7, अंधविश्वास। अंधविश्वास, विश्वास कैसा है? अंधा है, अर्थात अंध है जो विश्वास। नंबर 8, सज्जन। क्या हो जाएगा? विग्रह सत। सत मतलब, सत का अर्थ होता है अच्छा। सत है जो जन, सत है जो जन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, दुर्जन। दुर का मतलब बुरा, दुर, दुर अर्थात बुरा। बुरा है जो जन, क्या कहलाता है? दुर्जन। अधमरा। अधमरा, अब देखिए, मरा तो है लेकिन किस कैसा, कितना मरा? आधा मरा हुआ, पूरा मरा नहीं है। तो क्या हो जाएगा? आधा है, आधा है जो मरा हुआ, क्या कहलाएगा? अधमरा कहलाएगा। उदाहरण पूरा लिखना है। उसके बाद लिख लीजिए, तल घर। ये पूछा गया है, तल घर। तल में, तल में है जो घर, तल घर कहलाया। कापुरुष, कायर। कापुरुष क्या कहलाएगा? कायर है जो पुरुष। कापुरुष, कायर है जो पुरुष, कापुरुष। और लिख लीजिए, सुदर्शन। सुदर्शन क्या विग्रह हो जाएगा? अच्छे हैं, अच्छे हैं दर्शन जिसके, जिसका दर्शन अच्छा हो वो क्या कहलाएगा? सुदर्शन कहलाएगा। अच्छे हैं दर्शन जिसके, सुदर्शन। लिखिए उदाहरण, और भी लिखाते हैं आप लोग को। अच्छे हैं दर्शन जिसके, सुदर्शन। जल्दी हो गया, फास्ट में। चलिए 13 नंबर। 14 नंबर में लिखिए, हीनार्थ। हीनार्थ क्या मतलब होता है? हीनार्थ का हीन है, हीन है अर्थ जो, क्या कहलाएगा? हीनार्थ कहलाएगा। नंबर 15 देख लीजिए, चरम सीमा। चरम सीमा क्या हो जाएगा? चरम तक पहुंचती है सीमा जिसकी, चरम तक विग्रह आना चाहिए। चरम तक पहुंचती है सीमा जिसकी, मतलब अंतिम सीमा तक जो पहुंच चुका है वो कहलाता है चरम सीमा। आगे, विशाल काय। विशाल काय मतलब जिसकी काया कहती है, काया मतलब शरीर, शरीर कैसा हो? विशाल हो, वो क्या कहलाता है? विशाल काय। इसलिए विशाल है, विशाल है जो काया, क्या कहलाएगा? विशाल काय कहलाएगा। और लिख लीजिए उदाहरण, उदाहरण में कमी नहीं होनी चाहिए। और देखिए, नीलो उत्पल। उत्पल बोलते हैं कमल को। नीलोत्पल क्या विग्रह हो जाएगा? नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल। उत्पल अर्थात कमल,
कमल का पर्यायवाची उत्पल होता है, अर्थात कमल कैसा है, तो कमल नीला है। एक शब्द होता है कलमुहा या कलमुही, गाली है जी। लिख लीजिए, कलमुहा बिगड़ा क्या हो जाएगा, काला है मुंह जिसका, काला है मुंह जिसका क्या कहलाएगा, कलमुहा कहलाएगा। 19 नंबर में देख लीजिए, चलिए आप लोग की बोली लिखवा देते हैं। खड़ी बोली क्या विग्रह करेंगे 19 नंबर में, खड़ी है जो बोली, ठीक है, वेरी गुड। खड़ी है जो बोली, क्या हो गया, खड़ी बोली। लिखिए यहां तक, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखिए जितना उदाहरण लिखिएगा, काक 100 लिखा देते हैं, काक 1000 लिखा देते हैं, जल्दी लिखिए खाली। हो गया, ठीक। नंबर 20 उदाहरण लिखिए। पूर्णेंदु, पूर्णेंदु, इंदु मतलब चंद्रमा को बोलते हैं। पूर्ण है जो इंदु, पूर्णेंदु। महाभोज, महाभोज क्या विग्रह होगा, महान है जो भोज, महान है जो भोज, महाभोज। मंदबुद्धि, अर्थात मंद है जिसकी बुद्धि। देखिए किसी भी समस्त पद से कोई अन्य अर्थ नहीं निकल रहा है, अगर अन्य अर्थ निकलता तो क्या बन जाता, बहुब्रीहि बनता, लेकिन अन्य अर्थ तो कोई दे नहीं रहा है, इसलिए सब क्या हो गया, अव्ययी। सभी समास कौन से हैं, कर्मधार है। मंदबुद्धि। उसके बाद लिखिए शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है ना, महीने में दो पक्ष, हाँ शुक्ल पक्ष, शुक्ल मतलब उजला, चंद्रमा रहती है तो उजला रहता है, इसलिए इसका नाम शुक्ल पड़ा। चंद्रमा नहीं रहती है तो क्या रहता है, रात्रि काली रहती है, इसलिए इसका नाम कृष्ण पड़ गया। तो शुक्ल है जो क्या, पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष भी लिख लीजिए, इसको क्यों छोड़िएगा। कृष्ण पक्ष विग्रह क्या हो जाएगा, कृष्ण अर्थात काला, काला है जो पक्ष, कृष्ण पक्ष कहलाया। सद्बुद्धि, मंदबुद्धि लिखे हैं तो सद्बुद्धि भी लिखिए ना, बुरा मान जाएगा। सद्बुद्धि, सद का मतलब क्या होता है, अच्छा। सद है जो बुद्धि, क्या कहलाएगी, सद्बुद्धि। और उदाहरण लिखिए, 26 नंबर लिख लीजिए। महादेवी, महादेवी। देखिए महादेव बोलेंगे तो भोलेनाथ का बोध हो जाएगा, महादेव का मतलब ही भोलेनाथ है, तो समस्त पद कोई अन्य अर्थ दे देगा। क्या दे देगा, महान है जो देव, अर्थात एक ही नाम आता है शिव शंकर भोलेनाथ का, तो अन्य अर्थ दिया तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। यहाँ पे महादेवी, यहाँ कोई अन्य अर्थ नहीं निकला, महान है जो देवी। अगर अन्य अर्थ निकलता तो ये भी बन जाता बहुब्रीहि, अन्य अर्थ नहीं निकला तो क्या बना, तो अन्य अर्थ नहीं निकलने के कारण ये बन गया कर्मधारय। चलिए 26 हो गया। और उदाहरण लिखिए, 27 लिखिए।
शुभागमन, कौन सा उदाहरण लिखना है? शुभागमन, शुभागमन, शुभ है जिसका आगमन, शुभ है जिसका आगमन क्या कहलाएगा? शुभागमन। अगला उदाहरण लिख लीजिए, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है जिसका क्या? आचार, भ्रष्टाचार हो गया। 29 देखिए, रक्त कमल, रक्त मतलब लाल होता है, रक्त कमल अर्थात रक्त, रक्त मतलब लाल, पीत मतलब पीला, कृष्ण मतलब काला, शुक्ल मतलब उजला, ये सब श्वेत मतलब उजला, ये सब याद रखा कीजिए। रक्त मतलब लाल होता है, रक्त है जो कमल। कितना उदाहरण हुआ? 29। और लिखिए, शुभ्र वर्ण, पूछा भी गया है ये, शुभ्र वर्ण, शुभ्र वर्ण का संधि विच्छेद विग्रह क्या होगा? शुभ्र वर्ण, शुभ्र मतलब चमकीला होता है, शुभ्र अर्थात चमकीला, शुभ्र बोलते हैं हम लोग। शुभ मतलब अच्छा, ठीक है, और शुभ्र मतलब चमकीला, याद रखें कि ये शब्द चमकीला है जो वर्ण। फटाफट लिखिए, शुभ्र है जो वर्ण। और थोड़ा सा लिख लीजिए, नंबर 31, बहुमूल्य, बहुमूल्य, बहुत है मूल्य जिसका, बहुत है मूल्य जिसका। लिखिए ना जी, लिखने में क्या परेशानी है आप लोग? हम लिखा रहे हैं तो हमको परेशानी नहीं हो रही है, आप लोग को लिखने में परेशानी हो रही है। अच्छी बात है ना कि आपके कॉपी से ही उदाहरण आ जाएंगे, तो अच्छी बात है, आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, जो उदाहरण लिखा देते हैं वो आ भी जाते हैं एग्जाम में, तो इसको लिख ही लीजिए। चलिए, बहुमूल्य लिखिए, बड़भागी, बड़भागी क्या होगा? विग्रह, बड़े हैं, बड़े हैं भाग्य जिसके, बड़े हैं भाग्य जिसके, बड़भागी। बड़े हैं भाग्य जिसके, बड़भागी। हो गया? छोड़ दें, ठीक है। तो एक समास और आप लोग का छूट गया है, किसी का छूटा नहीं है ना? सब लिख लिया ना? एक समास और आप लोग का रह गया है, और अंतिम क्या बचा है? बहुब्रीहि बच गया है। कौन सा समास बच गया है? बहुब्रीहि। तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुब्रीहि समास को देख लेंगे। बहुब्रीहि समास संपूर्ण लगभग 1 घंटा का समय लग जाएगा, क्योंकि इसको मैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, और ये बड़ा है भी, प्रत्येक परीक्षाओं में और सभी समासों में ये मोस्ट है। सभी समासों में क्या है? ये मोस्ट भी है, सभी परीक्षाओं के लिए और सभी समासों में भी मोस्ट है। इसको विस्तार से समझाएंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। तो अगले क्लास में समास भी फ्री हो जाएगा, तो उसके बाद व्याकरण का कुछ अगला चैप्टर छोटा छोटा स्टार्ट करेंगे। सब पढ़ाना तो सबको है, व्याकरण का एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, सभी चैप्टरों को पढ़ाना है। तो इसके बाद कुछ अगला फिर शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे।
अगर कोई प्रश्न है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप लोग को के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप लोग को पता है कि नेट जीआरएफ, पीजीटी, एस्टेट, बीटेट, ठीक है, केबीएस, एनबीएस, यानी हिंदी से संबंधित जो भी बैच हैं। कल किसी बच्चे ने कुछ प्रश्न पूछा था, उसी का उत्तर हम थोड़ा दे देते हैं। टीजीटी, पीजीटी, केबीएस के लिए सभी चीज़ों का बैच शुरू है, ठीक है। इच्छुक व्यक्ति इस नंबर पे कॉल करके बैच ले सकते हैं, और जिनको बैच मिल जाता है उनका एक ग्रुप बन जाता है, तो वो पेड ग्रुप में, क्योंकि सभी क्लासेस यूट्यूब पर नहीं दिखेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग को अभी क्लासें मिल रही थी आपको सभी क्लासें मिल रही होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो हमारे ग्रुप में शामिल हैं और पेड ग्रुप में है उनको सभी क्लासेस मिलती है और निरंतर मिलती है, और जो शामिल नहीं है उनको नहीं मिलती है। अजी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस क्या होता है? टीजीटी का पीजीटी का सिलेबस में क्या थोड़ा सा तो चीज है इसमें, देख लीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास की अगर बात करें तो आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी देखें तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। गद्य साहित्य में बात करें तो कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, स्मृति, जीवनी, रेखाचित्र, सब कुछ है। पत्र पत्रिकाएं हैं। उसके बाद गद्य साहित्य के बाद काव्य शास्त्र आ जाता है, काव्य शास्त्र के बाद व्याकरण, यानी कि संपूर्ण सिलेबस हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो संपूर्ण टीजीटी, पीजीटी, नेट जीआरएफ के लिए सब समान है। नेट जीआरएफ में कुछ रचनाएं संकलित हैं, उन रचनाओं को अलग से पढ़ना होता है, बाकी तो सबका सिलेबस एक है। अब ऐसे बताइए कि नेट जीआरएफ के बच्चे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आदिकाल से ही पढ़ेंगे, आदिकाल, रीति, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। एस्टेट के बच्चे भी तो वही पढ़ेंगे, टीजीटी के बच्चे भी तो वही पढ़ेंगे, उनके लिए कोई अलग काल विभाजन तो होगा नहीं, तो सबों के लिए समान होता है। थोड़ा सी बुद्धि को विस्तार दीजिए कि हिंदी में क्या बदलने वाला है। 4 काल खंड हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, वो बदलेंगे नहीं, ठीक है। काव्य शास्त्र बदलेगा नहीं, व्याकरण का बदलेगा नहीं, तो बदलने वाला क्या है? हाँ, आपके सिलेबस में जो रचनाएं संकलित होती हैं वो बदलती रहती हैं, वो बदला भी जा सकता है। जैसे कि नेट के एग्जाम के बारे में बात हो रही थी कि सिलेबस चेंज होगा, तो अगर सिलेबस चेंज भी हो जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा? जो रचनाएं संकलित है उनको आप चेंज कर दीजिएगा ना, कि हिंदी साहित्य का इतिहास हटा के उर्दू साहित्य का इतिहास पढ़वाइएगा, नहीं ना। तो हिंदी साहित्य का इतिहास तो वही रहता है, काव्य शास्त्र वही रहेगा, व्याकरण वही रहे, यही कर सकते हैं। कुछ एक आध चैप्टर ऐड कर सकते हैं, एक आध चैप्टर हटा सकते हैं, इसके अलावा तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसमें माथा नहीं लगाना है। जो बच्चे होते हैं उनको पेड ग्रुप से जोड़ दिया जाता है व्हाट्सएप पे, और उनको उसमें सूचनाएं भी मिलती रहती है कौन सी बैच कब है और कितने बजे से है, और उसे क्वेश्चन भी उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर वही है, इच्छुक व्यक्ति बैच भी ले सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज करके बैच ग्रुप में जुड़ भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।